हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीकेगर। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना MTG NCERT फिंगर टिप्स सीरीज। आज हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर एटम्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 to 25। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम in 1898 was proposed by। ये जो बेटा क्वेश्चन है ये सीधा सीधा इट इज पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। यहां पर देखिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की वो लाइन भी यहां पर रखी हुई है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है देखिए 1898 वर्ड मेंशन किया गया है, तो ये क्या आंसर आएगा? जे थॉमसन। ओके, याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से। फिर हमारे पास ये कहता है हु डिस्कवर्ड द एटम न्यूक्लियस एंड प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ये भी हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। ये हमारे पास है बेटा, क्या कहते हैं ध्यान से देखिए। ये कहते हैं रदरफोर्ड जो है उन्होंने ये प्लेनेटरी मोशन दिया था। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट लेड टू द बर्थ ऑफ रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। According to this, entire positive charge and most of the mass of atom is concentrated in a small volume called as nucleus, with electron revolving around the nucleus just as planet revolve around the sun। तो किसने दिया था बेटा? ये हमारे पास रदरफोर्ड ने ये प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम जो है वो सजेस्ट किया था। ओके, क्लियर है। ये एनसीईआरटी की लाइन से ही जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही फिंगर टिप्स ने उठाए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ओके, फिर अगर हम देखें तो फिर हमें ये कहा गया है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहीं पे इन दोनों साइंटिस्ट का भी नाम है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये वाला, इन दोनों साइंटिस्ट का भी नाम है बेटा। दिस एक्सपेरिमेंट वाज लेटर परफॉर्म्ड अराउंड 1911 बाय हेंज एंड मार्सन। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फिर से किया था। तो उन्होंने हमारे पास क्या सजेस्ट किया? उन्होंने सजेस्ट किया, ध्यान से देखिए, कहता है मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल डिपेंड ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर बी ऑफ द कोलिजन। तो किस पे डिपेंड करती है बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो ये तीनों ही फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम डायरेक्टली थ्रू एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स की फिजिक्स में, वैसे तो हम सभी चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, उनमें ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिर से वही नाम है, देखिए उनका जो 2 स्टूडेंट थे, ये दोनों रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अगर आप यहां से देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है ओके 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स थे बेटा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये कहता है इन दिस एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड और इनका एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कमिंग टू मोमेंटली रेस्ट। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। ये क्वेश्चन कहां से आया? गौर से देखिए, क्या ये सेम नहीं है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। सेम डाटा, सेम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, थोड़े ठीक टाइप के क्वेश्चन है, वो सभी बुक्स ऑलमोस्ट उठा लेती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप ढंग से कोई मॉड्यूल लगा लेते हैं, इस टाइप की बुक लगा लेते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाती है बेटा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में? ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो रेस्ट पे है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है बेटा। क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इनके साइजेस के कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस पे होता है, तो नियरली दिस डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी।
तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल पास आएगा बेटा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इस वजह से मोशन रिटार्ड होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। उस पॉइंट पे फोर्स तो अभी भी लग रही होगी, उस पॉइंट से ये पार्टिकल वापस जाना शुरू कर देगा बेटा। इस पॉइंट को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना ये मिनिमम पास में आ पाया, क्लोजेस्ट, ये कितना इस न्यूक्लियस को क्लोजेस्ट अप्रोच कर पाया, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वैसे इसने कह भी दिया, इट कम्स मोमेंटरली टू द रेस्ट, वो पॉइंट जहां पर ये मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाए। ओके बेटा, तो अब इसको कैसे करते हैं? अगर आप फोर्स फाइंड करके, एक्सेलरेशन फाइंड करके वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करें तो गलत हो जाएगा बेटा। अगर आपने ये इक्वेशन लगा दी v² - u² इक्वल टू 2as, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट क्या बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बताइए, नहीं है। एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे सेपरेशन कम होगी फोर्स बढ़ेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे चैप्टर्स में आते हैं, सॉरी बच्चों, वेट फॉर अ मोमेंट। तो जब भी हम वेरिएबल, तो मैं बता रहा था, जब भी हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करते हैं, जो आपने काफी सारे चैप्टर्स में किए होंगे, तब हम यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक। ओके, फाइनल पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R0। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि रेस्ट पे है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज इनिशियल सेपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। ये 0 क्यों है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो प्रोजेक्ट किया गया है? 7.7। कैसे लिखा? सर यहां तो कहीं काइनेटिक एनर्जी लिखा नहीं। भाई यूनिट देख लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी से ही तो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज काइनेटिक एनर्जी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। मेगा होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। ओके, अब अगर हम देखें, हमें R0 निकालना है, K की वैल्यू हमको मालूम है। Q1 2 अल्फा पार्टिकल 2 इंटू ई, Q2 79 इंटू ई, और ये कितना था? 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू -19। भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इसको काट दिया। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? आसान होनी चाहिए। अब अगर आप इसको देखेंगे बेटा, मेरा साथ दीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन रहा है 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू ये -19 था और ये 9 है, तो क्या बचेगा? -10। 79 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेता हूं बेटा? 80। ओके, डिवाइड बाय 7.7 इंटू 10⁶। ओके, क्लियर है बेटा? अगर आप इसको ध्यान से देखें, मान लो मैंने इसको 79 नहीं भी लिखा, 80 नहीं भी लिखा, क्योंकि मेरे पास ये 7.7 दिख रहा है ना, तो मैं यहां अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 पे कट कर दूंगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 2 18, या फिर आप देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें 16 इंटू 2 3.2 इंटू 9 करेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये क्या बच रहा है? ये अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिठा देता हूँ कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास
मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 3.2 इंटू 9, 18, 1, 27, 28, तो ये बन रहा है 28.8। पावर्स क्या बनेगी यहाँ पर, ये देखिए ये कितना था, -16 + 10, 15, -15। तो आप इसको बहुत पास में लेके जा सकते हैं 30 फर्मी मीटर के। क्यों? क्योंकि ये भी 10+ था, तो इसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ऐड होना था, तो क्या आना था 30 FM। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए थी बेटा, आंसर होना चाहिए 30 फर्मी मीटर, फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वही है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कह लो या जेजर मार्सन एक्सपेरिमेंट कह लो बेटा। नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिटेक्टेड आर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट स्कैटरिंग एंगल। तो ये कर्व आपने देखी होगी एनसीईआरटी में। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो जाते हैं विदाउट एनी डेविएशन, और जो मिनिमम पार्टिकल्स हैं दैट सफर्स 180 डिग्री डेविएशन। तो क्या आना चाहिए बेटा, क्योंकि उसने बताया था ना रदरफोर्ड ने कि मेजोरिटी ऑफ द जो पार्ट है एटम का वो खाली है, क्योंकि ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल हैं वो अनडेविएटेड पास करते हैं। वेरी फ्यू सफर्स अ सर्टेन डेविएशन विच इज ग्रेटर देन 90। 90 से बड़ी डेविएशन बहुत ही कम पार्टिकल की होती है। ओके, इसके बाद देखिए बेटा ये क्या कहता है हमें, फिर वही एक्सपेरिमेंट है जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर शुड बी। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो भाई हेड ऑन कोलिजन में इंपैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। कंसेप्चुअली तो 0 होना चाहिए बेटा हेड ऑन कोलिजन में, बट आंसर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखिए, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। यहां वर्ड क्या चूज किया गया है, मिनिमम। प्रैक्टिकली ये क्या होना चाहिए हेड ऑन कोलिजन में, 0, क्योंकि पार्टिकल के साथ है। हेड ऑन कोलिजन क्या इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इसके सेंटर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो इसका आंसर है, जब 0 ऑप्शन में है तो मुझे 0 यहां पर सिलेक्ट करना चाहिए था, बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दिया गया है बेटा। ओके, 0 पे जाके ये एग्जैक्ट पाई होगा और तभी उसको हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है, अदरवाइज इट विल बी नियरली ओब्लिक। बट क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ये और ये पार्टिकल, तो एग्जैक्ट इनकी लाइन ऑफ मोशन डिसाइड करना मुश्किल है। हो सकता है इसीलिए इसने क्या वर्ड यूज किया है, मिनिमम वर्ड यूज किया है। ओके, ये भी एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ हमने उठाया है। ये वही ग्राफ आ गया जो हमने ऊपर देखा, ये वाला ग्राफ देखा ना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, वही सेम ग्राफ है। द ग्राफ बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल एंड द स्कैटरिंग एंगल। ये ग्राफ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये रहा एनसीईआरटी का ग्राफ है, वही उठा के डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, यहां पर भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। अब हमें सबको पता है कि वो फर्मी ऑर्डर का होता है, बट फर्मी तो ये भी है, फर्मी ये भी है, फर्मी ये भी है, बट ये 14 तक है, 13 तक है, 12 तक है। बच्चे कई बार कहते हैं सर याद कर लेंगे बस 0.1 का जो है डिफरेंस। अरे बेटा ये भी कहां से उठाया गया है डेटा, एनसीईआरटी से उठाया गया है। देखिए, Rutherford's experiment suggested the size of nucleus to be about this to this। इसी वजह से यही इसका आंसर मार्क किया जाएगा। ओके, डायरेक्ट बेटा आप देख सकते हैं 8 में से 8 के 8 क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल था वो भी एनसीईआरटी का, सभी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। फिर ये बचा 9th बेटा, द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल रेडियस। ये भी एनसीईआरटी में डिराइव किया गया है, बट मैं यहां पर बता देता हूं क्या होता है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। किसमें है बेटा, हाइड्रोजन एटम में, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, ई, डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू mv² बाय r। तो r से r कट जाएगा,
हमें v निकालना था, v निकल आएगा बेटा, ऊपर बचा ई स्क्वायर, नीचे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एम, और ये v था तो हमने रूट ले लिया, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर बन जाना चाहिए। ओके, ये भी डिराइव्ड है हाइड्रोजन एटम का बेटा। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको जो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जरूर लाइक करिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पहले भी आप लोगों ने बहुत शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू, बट और चैनल को सपोर्ट है आपकी, रेगुलर वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही है। आप सबको मालूम है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमता है बेटा, तो इसके लिए क्या रिलेशन लिखा जाता है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स जो इसकी टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो हमारे पास टोटल एनर्जी के मॉडुलस के बराबर होती है। ओके, तो इन दोनों रिलेशन से अगर हम देखें तो U किसके बराबर आ जाएगा, -2 टाइम्स K, क्योंकि K क्या होता है, पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा, बी। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, E होती है -13.6, काइनेटिक एनर्जी होती है +13.6, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से भी आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। इन ये हमने एनर्जी किसके लिए लिखी है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब ये वाली चीजें भी डायरेक्ट ऊपर हैं एनसीईआरटी में। जो रेडियस ऑफ एटम कहा जाता है बेटा, रेडियस ऑफ एटम ये होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये भी लिखा हुआ है बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां पर हमने ये फैक्टर पढ़ा था, शायद अगर मैंने लाइन खींची हो, ये रहा, देखिए ये रहा, एटम वाज नोन टू बी, काइनेटिक थ्योरी द साइज ऑफ एटम वाज नोन टू बी, ये भी यहां पर मेंशन है। तो एटम का जो रेडियस है वो इस ऑर्डर का, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इस ऑर्डर का माना जाता है। तो वॉल्यूम जो होती है बेटा, वॉल्यूम होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो पूछा गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा डिवाइड बाय जो वॉल्यूम न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करेगा, इनका जो एटम का रेडियस है डिवाइड बाय जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसका क्यूब। जब आप करेंगे बेटा ये -10, ये -15 का क्यूब, ये आ जाएगा 10⁵ का क्यूब, एंड इट बिकम्स 10⁻15। तो ये किस ऑर्डर का होना चाहिए, 10⁻15 ऑर्डर का होना चाहिए बेटा। ओके, क्लियर है बच्चों। ये इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, कंसीडरिंग एमिंग अ बीम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड फ्री प्रोटॉन्स व्हेन दे स्कैटर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैनॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज भाई हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरफ जा रहा है उसको न्यूक्लियस के अबाउट घूमना है, तब जाके एक हाइड्रोजन एटम बनेगा। बात समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास स्कैटर तो हो सकती है, कोलिजन तो हो सकती है, बट कंबाइंड होकर एक न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्बिट में घूमना इज नॉट मच इजी। इसका कारण जो ज्यादातर दिया जाता है बेटा, वो ये दोनों दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ज्यादातर बुक्स में ये दोनों दिए जाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एंड साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी। ये गलत हो गया, साइमल्टेनियसली नॉट एबल टू रिलीज द एनर्जी, उसकी वजह से होता है। तो इसका होता है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर यहां पर लिखा था साइमल्टेनियसली नॉट एबल टू रिलीज द एनर्जी, तो वो भी आंसर हो जाता। क्लियर है, वो एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं कर पाता। जैसे कि बोहर ने कहा था अपने पोस्टुलेट में, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तभी एनर्जी रिलीज करेगा, कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल आर डायरेक्टेड टुवर्ड अ गोल्ड फॉयल। ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल रिकॉर्डेड एज एट आर, आर पे क्या होगा,
मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन, तो आर पे पार्टिकल क्या होने चाहिए थे, नन, ऑल, मोस्ट, क्या होना चाहिए बेटा, मोस्ट। क्यू पे सम, कुछ हो सकते हैं। पी पे वेरी फ्यू, तो अ फ्यू। पी पे क्या होंगे, बहुत कम पार्टिकल हैं जो हाई डेविएशन करेंगे। ग्राफ ऐसे था ना बेटा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोज विदाउट डेविएशन, वेरी सम पार्टिकल suffer this deviation less than 90 and very few particles suffer deviation greater than 90। याद आया ना, ग्राफ ऊपर था, हमने देखा था एनसीईआरटी में से, तो क्या आएगा, सी। अब ये देखिए, फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी हमारे पास किसमें है बेटा, एनसीईआरटी में है। कहता है ईच ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। इन 1885 द फर्स्ट सच सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड बाय, स्कूल टीचर थे ये, जैकब बामर। तो किन्होंने सर्च करी थी बेटा, किन्होंने फाइंड करी थी, बामर ने। किसमें, 1885 में। अगर आप इनकी एज देखें तो तब 60 ईयर्स के ये रहे होंगे, क्योंकि बर्थ कितना था, 1825 में। 60 ईयर की एज में इन्होंने ये सीरीज जो है फाइंड करी थी बेटा। और ये किस रीजन में थी बेटा, विजिबल रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रीजन, कौन सी आएगी बेटा, बामर सीरीज। समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्यों इसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी में से उठाए हैं, जो हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसी वजह से ये रेफर की जाती है। बहुत ही अच्छी बुक है बेटा, आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस बुक को फॉलो कर रहे होंगे। और भी सभी चैप्टर के सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। जब आप लाइक में कंजूसी करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, तो फिर काफी गैप आ जाता है वीडियो में। अगर आप दबा के लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्या कहता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्चन सीरीज कौन सी होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड। तो पास्चन थर्ड है बेटा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब हम पास्चन में n3 पे आएंगे, बट कहां से आएंगे, इन्फिनिटी से आएंगे। तो हमारे पास क्या होगी बेटा, 1 बाय वेवलेंथ किसके बराबर होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिस ऑर्बिट पे आ रहे हैं, जिस ऑर्बिट से आ रहे हैं, यही होता है बेटा। तो लैम्डा सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, 9 बाय रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू नियरली 1 है, तो अगर आप देखें तो आप इसे 9 इंटू 10⁻⁻7 अप्रोक्सीमेटली 900 नैनोमीटर कह सकते हैं। अब 900 नैनोमीटर के बहुत पास में देखिए 800 और 820, तो अब आपको थोड़ा सा यहां पर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। क्या डिवाइड करके देखना पड़ेगा, देखिए बेटा, मैं इसको अब ऐसे नहीं लेके जा सकता, तो मैंने मान लिया इसको 9.1.1 मान लिया। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, ये 1.1 से थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा, तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। अब अगर मैं 90 को 11 से डिवाइड करूं बेटा, है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 बचा 2, फिर क्या आएगा 8.18, ये आएगा बेटा। इससे हल्का सा बड़ी वैल्यू हमको लेनी है, इसके हल्का सा बड़ी, हल्की सी बड़ी क्या हो सकती है, 8.2 बेटा। बात समझ में आई। तो ये क्या आएगा, 82820 नैनोमीटर। इस तरीके से आपको जो कैलकुलेशंस हैं वो नीट में भी करनी पड़ सकती हैं बेटा, ये कैलकुलेशन आपको नीट में भी करनी पड़ सकती हैं। तो ये आपको सीखना है। मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उसमें कोशिश करता हूं कि आपको ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन पार्ट सिखा पाऊं। सबसे पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन इसको 1 मान के देखा कि 9 के पास, जैसे ही मुझे 9 के पास ये 3 रीडिंग्स दिखाई दी, ये तीनों, फिर मुझे लगा कि भाई इतनी सीधा ब्लाइंडली तो हम तुक्का नहीं मार सकते, तो हमें अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमने वेरी क्लोज टू 1.1 तो लिख ही सकते हैं। लिखा तो ये हमने थोड़ी बड़ी वैल्यू ली है, ये हमने क्या लिया है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है बेटा, तो ये छोटी आनी चाहिए थी, है ना। हाँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा इससे। तो थोड़ा सा बड़ा क्या दिख रहा है हमें, क्लियर आंसर मिल गया बेटा।
तो ये चीजें आपको पेपर में भी काम आएंगी बेटा। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तभी आप नीट के एग्जाम में जो है अपने आप को सक्सेसफुल कर पाएंगे बेटा। कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश नहीं करनी है अनटिल और अनलेस आप बहुत ही ज्यादा फंस ना जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। लाइमन की फर्स्ट लाइन बेटा वो होती है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। किसकी बेटा, हाइड्रोजन एटम की। तो ये हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा एल बच गया है हमारे पास 4/3r। ओके, 4/3r ये लाइमन की आ गई। फिर कहता है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकेंड लाइन ऑफ बामर, बामर कहां पर आता है, 2 पे। लाइमन होता है N1 पे, बामर कहां आता है 2 पे। तो 2 कहां से आएगी सेकेंड, फर्स्ट होती है 3 से, सेकेंड होती है 4 से। तो बामर में अगर मैं देखूं और ये हाइड्रोजन लाइक आयन है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, Z²। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है तो लिखते नहीं है, हाइड्रोजन लाइक आयन आ गया तो Z²। कहां से, सेकंड पे आएगा, फोर्थ से बेटा। तो ये हमारे पास 16 एलसीएम 3rZ²। तो बेटा बामर सीरीज की वेवलेंथ क्या आ गई, 3rZ²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16/3rZ² इक्वल टू 4/3r। मेरा साथ दीजिए, r से r, 3 से 3 कट गया, ये 4। तो Z² इक्वल टू 4। तो Z कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो Z कितना आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वेवलेंथ लिमिट प्रेजेंट इन पी फंड सीरीज। लिमिट, सीरीज लिमिट, वेवलेंथ लिमिट, ये इसका मतलब होता है लास्ट बेटा, लास्ट वेवलेंथ। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पी फंड कहां पर आता है, 5 पे। कहां से लेना है लिमिट के लिए, इन्फिनिटी से। तो क्या आएगी, 25/1.097, ये भी वही है। 25/1.1 ले लीजिए बेटा। किस पे जाएगा सबसे पहले, 2 पे। अगर आप इसको 250/11 लिखेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे। फिर आएगा 30, फिर किस पे जाएगा, 2 पे। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 8, फिर जाएगा 7 पे, डेसिमल आ गया यहां, ठीक है। फिर 3 पे, फिर 2 पे जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 7 × 10⁻⁻7। तो आप देख सकते हैं 2272 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए। तो सबसे पास कौन सी है, 2278। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर क्या माना है, 1.1। तो इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था तो वो हमें यहां मिल गया है। ओके बेटा। फिर कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू सेकंड, वन गेट्स, भाई किस ऑर्बिट पे आ रहा है, सेकंड पे। सेकंड पे आ रहा है तो कौन सी सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है। और बामर के लिए 4th ऑर्बिट से आएगा तो बामर के लिए N2 पे 3 से होती है फर्स्ट, 4 से होती है सेकंड। तो ये क्या है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। ओके। फिर अगर हम देखें बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं बामर के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन बनाए गए। क्यों, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सीरीज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। किसने की दी थी, बामर ने, सॉरी बामर ही तो उसका नाम था। बामर ने फर्स्ट सीरीज जो सर्च करी थी वो यही थी, इसीलिए बामर सीरीज के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन सेट किए गए। बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन एक्साइटेड एटम फॉल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के लिए कौन सी होती है, लाइमन होती है सर। When we measure the frequency of light emitted due to transition between excited state to the first excited state, यानी कि n equal to 2, yes, उसी को क्या बोलते हैं, बामर। In any transition, none of these, तो क्या आ जाएगा बेटा, B। फिर आता है when an atomic gas
और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, देन अब भाई आपने एक्साइट कर दिया करंट पास करके, तो जब वो डी एक्साइट होगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, इमिशन। अब्जॉर्प्शन तो तब होता जब आप इसे एक्साइट करते बाय इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, कि भाई जब ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा तब एक्साइट करेगा तो एब्जॉर्प्शन आएगा। अब एक्साइट तो आपने करंट से किया है, तो अब ये डी एक्साइट होगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, इमिशन। और यही एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। देखिए, व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर यूजुअली बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट एमिटेड रेडिएशन has a spectrum which contains certain specific wavelength only. A spectrum of this kind is called emission line spectrum. तो ये भी लाइन कहां से उठाई गई है, एनसीईआरटी से उठाई गई है बेटा। फिर अगर हम देखें इन बामर सीरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट 4 लाइन हैव डिफरेंट वेवलेंथ, विच लाइन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखें बेटा, जो सबसे इमीडिएट होती है फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं अल्फा। जो इसके बाद वाली होती है उसे बोलते हैं बीटा। इसके बाद वाली होती है उसे बोलते हैं गामा, और इसके बाद वाली होती है उसे बोलते हैं डेल्टा। ओके, तो किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो ज्यादा ऑर्बिट को जंप करके आएगी। इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑर्बिट गैप जंप करके आई है जब फाइनल ऑर्बिट गैप क्या हो, सेम। तो मैक्सिमम एनर्जी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, समझ में आई बात। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, एच डेल्टा। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। हाइड्रोजन एटम emit light when it changes from this to this energy level. Which color of light would the atom emit? तो पहले वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं बेटा। वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, R 1 2 पे आया है, कहां से, 5 से। एलसीएम लीजिए बेटा, ये आ गया 100, ये आ गया 25 माइनस 4, तो लैम्डा आ गया 100 डिवाइड बाय 21 इंटू 1.1 मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁷। यही होगा बेटा हमारे पास। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा नियरली 23.3 के आसपास, 1 के आसपास, इंटू 10⁻⁷। अगर आप इसे डिवाइड कर दें बेटा तो ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 25 होता तो 4 होता। तो मैं इसको 4.2 के आसपास मान लेता हूं। तो ये हमारे पास 420 नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए। अब ये 420 रेंज क्या होती है, अब अगर मैं देखूं तो विबग्योर रेड की होती है 700, और ये हमारे पास शुरू हो जाती है जो वायलेट है ये 400 नैनोमीटर। 400 से 700 लिखते हैं ना बेटा, तो ये 420 इसके बहुत पास में, तो ये क्या आता है, विबग्योर। तो इसका मतलब जो हमारे पास कलर है वो या तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनमें से कुछ इस टोन का होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कलर दिया हुआ है, ये वाला वायलेट, तो मैं वायलेट ही मार्क कर दूंगा। अगर मेरे पास इंडिगो दिया होता, ब्लू दिया होता, तो मैं सोच लेता कि इसके आसपास होगा। बट वी नो कि ये जो सारे कलर हैं एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इन जर्नल है ना, जनरली है ना, तो ये हमारे पास इसी रेंज में होना चाहिए बेटा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये करना था। नेक्स्ट देखें, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। भाई लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या होती है, जब ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो ये हमारे पास 3r/4 हो गया, लाइमन हो गया 4/3r। बामर की फर्स्ट लाइन क्या होती है, जब ये थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है,
तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 36 एलसीएम ले लिया, ये 5R, तो लैम्डा भी क्या बनेगा 36/5R। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं लाइमन बाय बामर, तो ये हमारे पास बना 4/3R, ये बना 36/5R, ये कट जाएगा बेटा, तो ये बच गया 4 × 5, 36 × 3, ये कट जाएगा 9, 5/27। तो हमें किसकी चाहिए थी, बामर की, तो लाइमन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 27/5, लाइमन कितना था 1215। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 5, 2, 1, 4, 3 ये बन गया बेटा। अब इसको तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बेटर ऑप्शन क्या थी, आप इसको कर दें बेटा, ये हो जाएगा 5.4। कितना हो जाएगा 5.4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6000, और अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास 600, तो 6600 के आसपास आना चाहिए था। तो हमारे पास क्या बन रहा है 6561, बट आपके पास 6750 भी है, तो दीज टू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मैंने क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू मानी थी तो वो 6600 के आसपास जा रही थी, उससे छोटी वैल्यू मैंने मार्क कर ली, बट यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई आल्सो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना गाइस। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें बेटा, ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस, ओके। 25th बेटा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा था एटम्स चैप्टर फ्रॉम द बुक एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बच्चों। उसके एटम का फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। जल्द ही आपको बाकी 3 वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, बट उन सब की मोटिवेशन के लिए कि मैं जल्दी से जल्दी वो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं, मुझे चाहिए आपका प्यार जो आप शो करते हैं बाय द लाइक्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड, ओके। ये लैम्डा नॉट इमिट करता है थर्ड टू सेकंड जंप के लिए, तो 1/लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, आर, थर्ड टू सेकंड ये बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा 5R/36, ये बन गया है बेटा। दूसरा, फॉर द इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड, फोर्थ टू सेकंड एलसीएम आएगा 16 और ये 3R, यही आएगा बेटा। यहां से आप लैम्डा नॉट लिख सकते हैं 36/5R, यहां से आप लैम्डा लिख सकते हैं 16/3R। अब आप प्यार से इसे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 16/3R डिवाइड बाय 36/5R, कम ऑन, ये R से R कट जाएगा बेटा, ये 16 × 5 और ये हो गया 36 × 3, क्लियर है। यहां पर अगर आप देखें तो ये 4 और ये 9, तो ये बचा 20/27 लैम्डा नॉट। ये क्या था, लैम्डा/लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा क्या बचा 20/27, तो ये क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड, माय पिक्चर इज ऑन द कैलकुलेशन, यू कैन सी द कैलकुलेशन पार्ट अगेन नाउ, ओके। वी हैव जस्ट डिवाइडेड दीज टू टर्म्स, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा है। उम्मीद है आपको ये बेटा सभी क्वेश्चन 1 to 25 के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। आपने देखा कि कैसे इस बुक ने क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं, इसी वजह से बच्चे इसे ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से हम इसके सॉल्यूशन आपके साथ यहां पर शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। कीप स्टडिंग,
माइल्स टू गो, थैंक यू बेटा।